नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडी में। तो इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम आपको यूरोप में राष्ट्रवाद यानी आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी आज से आपका हिस्ट्री पर आरंभ हुआ। इस कारण आपको वीडियो में इसमें आपको जुड़े रहना पड़ेगा और पार्ट वाइज इस वीडियो आएगा तो आपको जरूर देखना होगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, हिस्ट्री होगा। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपको मालूम होना चाहिए क्या है, तो यूरोप में हमारा राष्ट्रवाद है, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद, तो इसमें आपको कॉपी और कलम साइड में रख लीजिए। केवल हमारा क्या दीजिए, फोकस करिए मोबाइल पर और केवल सुनने का काम कीजिए। अगर आप सुन भी लेते हैं तो आपका यह चैप्टर मुट्ठी में आ जाएगा और हिस्ट्री इसी तरह से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर बने रहना है। 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा, हर एक पार्ट वाइज 5 से 6 पार्ट में हम इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है सभी बताएंगे, लेकिन पहले इसमें क्या है, शुरू में चैप्टर क्या कर रहा है इसके बारे में सीख लेते हैं। तो आइए देखिए, पहले क्या है तो ध्यान से समझिएगा, आराम से चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री आराम से सीखने वाला चीज है, जल्दी में नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद, तो पहला आ रहा है यूरोप, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद, क्या चैप्टर का नाम है दोस्त, तो यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यूरोप, यहाँ पे क्या है राष्ट्रवाद। में क्या अर्थ में जानते हैं, मतलब वहां पे, ठीक है, मतलब यह कलम या बोर्ड टंगा हुआ है, ठीक है। तो बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूरोप का है, यहाँ पे राष्ट्रवाद। तो यूरोप क्या है, तो यूरोप कहिएगा कि सर ये तो महादेश का नाम है, क्या है, महादेश का नाम है, ठीक है। यूरोप क्या है, तो महादेश। आपसे पूछा जाए कुल महादेशों की संख्या कितनी है, अगर आपसे हम पूछे कि कुल महादेशों की संख्या कितनी है, तो कुल महादेशों की संख्या 7 है। कितना है, कुल महादेशों की संख्या कितनी है सर, 7 है। कौन वो महादेश है, सातों का नाम अगर आपको हम बताते चले, या आपका केवल 10th लेवल पर नहीं है, 10थों में पढ़िए, आपका आगे भी काम देगा, ठीक है। तो इस कारण आपको हर एक चीज बारीकी से बताते चलेंगे, आपको केवल और केवल सुनना है। अगर हो सके तो एक खाली रिवीजन करके नोट भी कर लीजिएगा, आपका काम देगा। तो 7 गो महादेश है, ठीक है। कितना महादेश है, 7 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 1 गो, ठीक है, 7 गो। तो पहिलका में आता है अपना एशिया। भारत देश किस में आता है, किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो एशिया महादेश, ठीक है। और सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो एशिया महादेश, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है अफ्रीका, ठीक है। कौन आता है दोस्त, तो अफ्रीका महादेश आता है। कौन आता है, अफ्रीका महादेश। उसके बाद आता है उत्तर अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका, ठीक है, इसी तरह नाम है, ठीक है, अंटार्कटिका, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका, उसके बाद अंटार्कटिका के बाद आता है आपका उत्तरी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, उसके बाद रुकेगा, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रांस, ठीक है, फ्रांस, सॉरी, हाँ। उसके बाद आता है आपका यूरोप, ठीक है, यूरोप आता है। उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यही हमारा 7 को क्या है, महादेश का नाम है। सबसे बड़ा महादेश आपसे पूछा जाए तो एशिया, और सबसे छोटा पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, यही 2 पूछता है। और 7 महादेश का आपका नाम याद होना चाहिए, सबसे बड़ा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। लिखने के लिए लिख देते हैं, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, तो सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, और उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यूरोप आपका कौन नंबर पाता है, तो 6ठा नंबर पाता है, ठीक है। तो इसमें ही आपका राष्ट्रवाद पढ़ने वाला। तो देखिए हमारा यूरोप में 7 गो महादेश हो गया। उसके बाद देखते हैं कि यूरोप में कौन कौन देश आते हैं, ठीक है। यूरोप के अंतर्गत, यूरोप महादेश, एशिया महादेश के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं, तो भारत आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है आपका, फिर बांग्लादेश आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, ऐसे देश आ जाता है, चाइना आ जाता है। उसी तरह यूरोप में कौन कौन देश आते हैं उसके बारे में देखने वाले, और उसका हम क्या बताएंगे, आपका राजधानी भी बताएंगे, क्योंकि राजधानी भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस कारण आपको देखिए, देखते रहिएगा, ठीक है। पहला आता है आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इसमें बहुत बड़ा आपका चैप्टर है। ऑस्ट्रिया में आपका क्या है, ऑस्ट्रिया में बहुत भूमिका है इसमें, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद आपको शुरू से पढ़ाएंगे, उसी में आपका ऑस्ट्रिया आ जाएगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी होती है वियना। क्या होती है सर, वियना होती है, ठीक है। हंगरी का राजधानी क्या होती है, तो बुडापेस्ट होता है, ठीक है, बुडापेस्ट, ठीक है, पेस्ट, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, ठीक है, बुडापेस्ट होता है, ठीक है, इसमें देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हो जाता है, फ्रांस का क्या हो जाता है, सही है, इसी तरह लिखा है। फ्रांस का क्या हो जाता है, पेरिस हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त,
पेरिस हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रांस का राजधानी क्या हो जाता है? बोलिएगा, आप लोग बोलते चलिएगा, ठीक है। फ्रांस का क्या हो जाता है? पेरिस हो जाता है। और रूस का क्या हो जाता है? मॉस्को हो जाता है। क्या हो जाता है? रूस का मॉस्को हो जाता है। कहाँ हो जाता है? मॉस्को। बोलिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट, फ्रांस का राजधानी पेरिस, उसके बाद रूस का राजधानी मॉस्को, और जर्मनी का राजधानी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन, ठीक है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। उसके बाद इटली की राजधानी कहाँ है? तो इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी कहाँ है? बोलिएगा, इटली की राजधानी रोम है। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो तुर्की की राजधानी अंकारा है, ठीक है। तुर्की की राजधानी कहाँ है दोस्त? तो अंकारा है। और यूनान की राजधानी कहाँ है? तो यूनान की राजधानी एथेंस है, एथेंस है। उसके बाद ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? तो लंदन है, ठीक है। यह आपका इंपॉर्टेंट था यूरोप में। यूरोप के प्रमुख देश थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी बोलिएगा वियना है। हंगरी का बुडापेस्ट, हो सके तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। फ्रांस का पेरिस, रूस का मॉस्को, जर्मनी का बर्लिन, इटली का रोम, तुर्की का अंकारा, यूनान का एथेंस, ब्रिटेन का लंदन, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा आपका एग्जाम में, और आगे चल के आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब चलते हैं राष्ट्रवाद, ठीक है। यूरोप के बारे में तो जान लिया कि यूरोप क्या है, एक महादेश है। कुल कितने महादेशों की संख्या है? 7 है। सबसे छोटी महादेश ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ी कौन सी महादेश? एशिया। यूरोप में राष्ट्र, यूरोप के प्रमुख देश भी पढ़ लिए, ठीक है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, यूनान की राजधानी एथेंस, रूस की राजधानी मॉस्को, ठीक है। तो यहाँ आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए राष्ट्रवाद के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है और क्या नहीं है, मेन आप चैप्टर पर चलते हैं, ठीक है। इधर उधर की बातें हो गई, ठीक है। यह आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, और आपके आगे चल के कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस कारण आपको हमने बता दिया। अब चलते हैं राष्ट्रवाद, ठीक है। राष्ट्रवाद, तो इसको मेन इधर लिख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रवाद, ठीक है। राष्ट्रवाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसका डिफिनीशन भी आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है और बार बार पूछता है, ठीक है। राष्ट्र प्लस वाद, ठीक है। राष्ट्र प्लस वाद से मिलकर क्या बना है दोस्त? तो राष्ट्रवाद बना है। राष्ट्र मतलब आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है? अपना देश, ठीक है। देश होता है। राष्ट्र मतलब क्या होता है? देश। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके राष्ट्र किस राष्ट्र में रहते हैं, तो किस में रहते हैं? किस में? तो भारत यानी इंडिया में रहते हैं, ठीक है। इंडिया में रहते हैं, इंडिया देश में, ठीक है। उसी तरह क्या होता है? तो राष्ट्र मतलब होता है देश, और वाद मतलब क्या होता है? वाद मतलब होता है चेतना, चेतना होता है, भावना होता है, लगन होता है, ठीक है। लगन होता है। तो मतलब इससे आपका क्या अर्थ निकलता है, ठीक है। इससे आपका क्या अर्थ निकलता है, इधर पे लिखेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को राष्ट्रवाद बोला जाता है। अगर सिंपली में बोला जाए तो सिंपली में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? अगर डिफिनेशन लिखिएगा, छोटा में लिखिएगा तो आपको नंबर कम मिलेगा, लेकिन अगर आप लिखिएगा, अगर किसी को व्यक्त करना होगा तो किस प्रकार कीजिएगा? कहिएगा कि अपने राष्ट्र के प्रति लगन, प्रेम, भावना, चेतना आदि को क्या कहा जाता है? आदि को राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो इसका अगर हम परिभाषा लिखे, 2 का परिभाषा है, ठीक है। 2 का परिभाषा है, दोनों आपको हम लिख के दिखाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्र परिभाषा क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रवाद, तो अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम, भावना, चेतना आदि को राष्ट्रवाद कहा जाता है, ठीक है। आदि को क्या बोला जाता है? राष्ट्रवाद। उधर नहीं लौकेगा, ठीक है। इधर लिख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रवाद कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अपने देश के प्रति प्रेम, भावना, लगन आदि को क्या बोला जाता है? राष्ट्रवाद बोला जाता है, ठीक है। अपने मतलब बेसिकली क्या है? अपने देश से प्रेम करना, ठीक है। उसके लिए मर मिटना, सब कुछ कर देना, ठीक है। वही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। अगर इसका एक और वेल डिफाइंड डिफिनेशन लिखे, मतलब आपको एग्जाम में वह लिखिएगा तो भरपूर नंबर मिलेगा। इसमें तो ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 लाइन का है, और 2 में क्या लिखना होता है? 30 शब्दों में लिखना होता है। तो ऐसे लिखेगा, इसका लिखेगा किस तरह से? इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। एक ऐसी विचारधारा, ठीक है। एक ऐसी विचारधारा जो अपने राष्ट्र के प्रति, रुकिएगा 1 मिनट, रुकिएगा। हाँ, एक ऐसी विचारधारा जो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच
लोगों के बीच रुकिएगा, ठीक है, एकता का काम करती है, ठीक है, एकता का काम करती है, इसको समझाते हैं, ठीक है, एकता का काम करती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे राष्ट्रवाद, मतलब इस पर आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। यह आपका क्या होगा, वो किस भाषा हो गया, ठीक है, राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। इस कारण आपको यह वाला मतलब बेटर है, लेकिन यह क्या है, आपका नंबर उठाएगा। तो मतलब यहाँ पे समझते हैं, एक ऐसी विचारधारा, विचारधारा मतलब विचार, ठीक है, विचार मतलब आपका बोली रहन सहन, ठीक है, एक ऐसी विचारधारा जो किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र मतलब आपका एक देश हो गया, एक विशेष क्षेत्र मान लेते हैं, एक गांव हो गया, एक मोहल्ला हो गया, एक देश हो गया, उसी तरह एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले मतलब वहां पे प्रेजेंट लोगों के बीच क्या करती है, एकता का काम करती है। मतलब यही पर समझना, एकता मतलब क्या है, एकजुटता का काम, मतलब एक काम करती है, ठीक है, एकता का काम करती है, मतलब सभी को एक दूसरे में बांध के रखती है, काम करती है, उसे क्या करते हैं, राष्ट्रवाद। तो इस पर आपको एग्जाम में 2 नंबर कंफर्म मिल जाएगा। तो इसको कि आप नोट कर सकते हैं, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी बन चुका है, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यह राष्ट्रवाद हो गया। राष्ट्रवाद का 2 भागों में बांटे, राष्ट्र और प्लस वाद, ठीक है। देश, राष्ट्र मतलब क्या होता है, देश होता है, वाद मतलब क्या होता है, चेतना भावना और लगन, मतलब अपने राष्ट्र के प्रति लगन को क्या बोला जाता है, भावना चेतना आदि को क्या बोला जाता है, अपने देश से प्रेम करना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। अगर इसका डिफिनीशन लिखे तो क्या होता है, एक ऐसी विचारधारा जो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच क्या करती है, एकता का काम करती है, मतलब एकजुट बनाए रखती है, उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। ना कि एक आदमी जो कहे उसे तो क्या कहते हैं, उसको राष्ट्रवाद नहीं बोलते हैं। जो एक आदमी जो क्या हो जाएगा, राजा केवल कहेगा तो वही करेंगे, तो वह हमारा राष्ट्रवाद नहीं कहलाएगा, वह किसी पर्सनल आदमी का कहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रवाद आपको समझ में आ गया, यूरोप समझ में आ गया। लास्ट में आपको रिवीजन करवाएंगे, उससे में आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, रिवीजन सेशन देखिएगा। अंतिम में आपको एकदम पूरा सब का समरी करके बताएंगे। अब चलते हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब चलते हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है। यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, राष्ट्रवाद मतलब क्या हो गया, हम अपने देश से प्रेम करें। तो राष्ट्रवाद आखिर यूरोप में कैसे पनपा, क्या हुआ कि राष्ट्रवाद वहां के लोगों के अंदर हुआ, एकता होना चाहे, सभी लोग एक होना चाहे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद बेसिकली कहां से स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ, तो लिखते हैं कारण कुछ ना कुछ का होता है ना। जैसे यह कुछ भी आपसे के साथ घटना घटती है तो उसका कारण कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ आपसे के साथ कोई किया होता है, ना तो कोई ना कोई आपसे के साथ घटना हुई होती है, ठीक है। तो क्या होता है, यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण क्या थे, ठीक है। बेसिकली इसमें कारण क्या था कि इस कारण आपका राष्ट्रवाद हुए, ठीक है, राष्ट्रवाद के कारण, ठीक है। चलिए ये हमारा टॉपिक हो गया। पहला टॉपिक यही है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण क्या थे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के पहला कारण लिखिएगा कि फ्रांस की क्रांति थी, ठीक है, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति आपको क्या था, 9th में अगर यहाँ पे पढ़ाने लगे तो आपका चैप्टर बहुत लंबा चल जाएगा और हम अपने चैप्टर से यानी अपने सिलेबस से क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। इस कारण आपको क्या समझना है, फ्रांस की क्रांति यहाँ पर नहीं समझना है। आपको हम बता देते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी। किसके विरुद्ध हुई थी, तो लुई 18वां के विरुद्ध हुई थी, ठीक है। लुई 16वां, सॉरी लुई 18वां, तीसरे पढ़ना है, लुई 16वां के विरुद्ध हुई थी, ठीक है। फ्रांस की क्रांति के कारण यूरोप में क्या हुआ, राष्ट्रवाद पहला कारण माना जाता है। और दूसरा कारण माना जाता है आपका, दूसरा नेपोलियन बोनापार्ट का हो गया, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, या आपने नाम सुना होगा, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, ठीक है। इसका एक अलग ही आता है, ठीक है, इसका बुक ही है, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट पर। तो यहाँ पे भी हम इस पर ज्यादा नहीं चर्चा करने वाले, इसका चर्चा थोड़ा बहुत हम कहाँ करने वाले हैं, तो जर्मनी के एकीकरण में, ठीक है। इसमें आपको जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, यूनान का एकीकरण कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो उसके सेकेंड पार्ट में आएगा कि जर्मनी का एकीकरण, थर्ड पार्ट में आएगा आपका इटली का एकीकरण, चौथा पार्ट में आपका आएगा यूनान का एकीकरण। उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बेसिकली पढ़ाने वाले हैं वियना कांग्रेस, और क्या समझाने वाले हैं, सन 1830 की क्रांति, और समझाने वाले सन 1848 की क्रांति, ठीक है। 3 वो आपको समझाने वाले हैं। तो नेपोलियन, ठीक है, इस तरह होगा ना, नेपोलियन, ठीक है, ठीक है, चलिए
नेपोलियन, ठीक है, यहाँ पे तो नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट बेसिकली सन 1840 में फ्रांस का राजा बना था, ठीक है। वह बहुत बड़ा सेनापति था, मतलब आपका कमांडर करता था शुरू में, उसके बाद वह राजा बना, फिर आपको मतलब जनता का बहुत सहयोग करता था, ठीक है। इस कारण उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट ने राष्ट्रवादी को पनपने में भूमिका निभाया था, यही कहा जाता है, ठीक है। तो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण पूछेगा आपके एग्जाम में, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का कारण पूछेगा कि ना हो, इस तरह से पूछेगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के दो कारण बताए, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के दो कारण क्या क्या थे लिख दीजिएगा। बेसिकली तो बहुत से कारण थे, लेकिन मेनली आपको दो कारण जानना है, ठीक है। क्या होगा, फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, ठीक है। अब देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण। अब यहां से देखिए, यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कब हुआ, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट जब हटा, जब गति छोड़ा, उसके विरुद्ध क्या हुआ था आपका, नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कब हुआ था आपसे पूछेगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हुआ था सन 1814 में, ठीक है। कब हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट, यूरोप से कब हटा था, लगभग यूरोप में अधिकतर देशों पर वह कब्जा कर लिया था, ब्रिटेन को छोड़कर, ठीक है। अधिकतर लगभग नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप के सभी देशों पर कब्जा कर लिया था। सन 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई, ठीक है। कि कौन सा मैदान में हो, वाटरलू के युद्ध में हुई, ठीक है। वाटरलू की युद्ध में हुई थी। इसके किसके विरोध हुई थी, नेपोलियन बोनापार्ट और यूरोपीय देशों के बीच में हुआ था, ठीक है। तो जब 1814 में, इसी के बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, आपका चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, तो फोकस कर लीजिए, ठीक है। उसके पहले तो आपको हमने बेसिक बताया कि किस तरह से यूरोप क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, आपको हमने बताया। अब 1814 जब नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप से अपना कब्जा सब हटा लिया और उसके बाद हार हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद सन 1814 1815 में क्या हुआ, सन 1815 में आपका वियना कांग्रेस हुआ। वियना कांग्रेस में विभिन्न देशों ने भाग लिया, ठीक है। जैसे जैसे हम आपको नाम बता देते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया ने भाग लिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया ने भाग लिया, फिर किसने भाग लिया, रसिया ने भाग लिया, फिर आपका जर्मनी ने भाग लिया, ठीक है। विभिन्न देशों ने भाग लिया, ठीक है। इंग्लैंड ने भाग लिया, ठीक है। तो विभिन्न देशों ने भाग लिया सन 1815 में। क्यों हुआ, तो किसके विरुद्ध हुआ, तो नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध हुआ। उसके शासन को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आपका सम्मेलन हुआ सन 1815 में, वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन भी बोला जाता है। इस सम्मेलन में क्या हुआ, तो इस सम्मेलन का क्या था, कोई भी चीज होता है, जैसे गांव में आपका सभा होता है, तो किसी न किसी उद्देश्य में होता है कि मंदिर बनाना है, या आपका रोड का, सड़क का संरचना सही करवाना है, या किसी न किसी उद्देश्य के लिए सभा होता है, या कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि हाँ या इस पर हमको काम करना है, ठीक है, या आगे की क्या सोच रहे हैं कि उस पर आपका सम्मेलन होता है। तो उसी तरह जैसे 1814 में हट गया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या हमारा आगे का उद्देश्य रहेगा, इस पर होगा। अगर आपसे पूछिएगा कि कोनो ना कोनो सभा होता है या सम्मेलन होता है, तो उसका कोनो ना कोनो हेड होता है, मालूम होना चाहिए, कोनो ना कोनो हेड जरूर होता है। तो इसका हेड कौन था, सन 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था, तो इसका हेड कौन था, यानी अध्यक्ष कौन था, आप जरूर पूछेगा अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष इसका कौन था दोस्त, तो इसका अध्यक्ष था आपका मेटरनिक, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन था, मेटरनिक। और पूछेगा कि सर मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ध्यान से समझिए, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में फर्क है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ला लग जाता है, ऑस्ट्रिया में या लग जाएगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। चांसलर का बेसिकली अर्थ क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसी तरह ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिक था। आप पूछेगा कि मेटरनिक, ठीक है, तो मेटरनिक था। इसका उद्देश्य क्या था, अध्यक्ष जो कहेगा वही ना चलेगा, ठीक है। उसमें सभी का विचार लेकर अध्यक्ष ने ही फैसला लेता है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑस्ट्रिया, तो सन 1815 में जो वियना कांग्रेस हुआ था, वियना सम्मेलन हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो उसका पहला उद्देश्य, जैसे हमसे पूछे, इस यहां से भी क्वेश्चन बनेगा कि सन 1815 में वियना सम्मेलन यानी वियना कांग्रेस हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था। तो पहला नंबर लिखिएगा कि फ्रांस में पुनः बुर्बो वंश का स्थापना करना, ठीक है। बुर्बो राजवंश का स्थापना करना, पहला था उद्देश्य था, तो बुर्बो राजवंश का स्थापना करना, ठीक है। क्या करना, स्थापना करना, ठीक है।
पहला उद्देश्य क्या था, तो फ्रांस में पुनः कौन सा राजवंश, उर्वो राजवंश, ठीक है, एक प्रकार का राजवंश, ठीक है, उर्वो राजवंश। और उर्वो राजवंश का कौन था, पतन कब हुआ था, तो सन 1889 में उसको फिर पुनः कहां स्थापित करना, फ्रांस में स्थापित करना। उस समय कौन मारा गया था 1789 में, तो लुईस 16 उर्वो राजवंश का था, ठीक है। तो उसी को पुनः स्थापित करने के लिए सन 1815 में अध्यक्ष मेटरनिक ने बताया कि पुनः फ्रांस में कौन सा राजवंश स्थापित होगा, उर्वो राजवंश स्थापित होगा। वो दूसरा क्या था उद्देश्य, तो दूसरा उद्देश्य था कि यूरोप में राष्ट्रवाद को दबाना, ठीक है, यूरोप में क्या था, राष्ट्रवाद को दबाना, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद को पुनः रूप से दबा देना है, ठीक है, ऐसा उन्होंने सोचा। क्या सोचा, पहला सोचा कि क्या सोचना पहले का, तो कहा कि उन्होंने पहला उद्देश्य उसका क्या रहा, तो फ्रांस में पुनः उर्वो राजवंश का स्थापित करना, मतलब राजतंत्र लागू करना यूरोप में, और क्या करना, सॉरी फ्रांस में, और यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को दबाना। सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना कहाँ उठी थी, तो फ्रांस में उठी थी, उसको क्या करना था, दबाना था, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, सभी हम आपको समझा देंगे, अंतिम में रिवीजन भी करवाएंगे, ठीक है। तो पहले का उद्देश्य फ्रांस में पूरा उर्वो राजवंश का स्थापना करना, फिर यूरोप में राष्ट्रवाद का दबाना, ठीक है। अब चलते हैं, जब उर्वो राजवंश की स्थापना हो गई तब चलते हैं हम फिर कहाँ चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम फिर फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस के बाद हम जर्मनी को समझाते हैं, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद में पार्ट 2 है हमारे पास, वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा कौन बना, ठीक है। तो आइए इसको हम आपको समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइन थोड़ा गड़बड़ होगा, ठीक है, इसको नोट आपको करना पड़ेगा ना अंतिम में, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा कौन बना, ठीक है। तो वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा कौन बना, तो लुई 18वां, ठीक है। वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा, उस फर्स्ट में बताए थे कि फ्रांस का राजा, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय राजा कौन था फ्रांस का, लुई 16वां था। और वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा कौन बना, लुई 18वां बना। कौन राजवंश का था, तो कौन राजवंश का था, आपको अगर लिखना होगा कौन राजवंश का, ठीक है। तो उर्वो राजवंश, कौन राजवंश, उर्वो राजवंश, ठीक है। उर्वो राजवंश का था, कौन था, लुई 18वां, ठीक है, उर्वो राजवंश। अब देखिए लुई 18वां क्या क्या किया फ्रांस के लिए, क्या नहीं किया, उसके बारे में सीख लेते हैं, ठीक है। तो लुई 18वां ने समान नागरिक संहिता, ठीक है, क्या लागू किया, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता मतलब सभी को सामाजिक आर्थिक रूप से सभी को, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सबको समान अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। उसी को बोला जाता है समान नागरिक संहिता, उसी को संवैधानिक उपचार, मतलब संविधान की नजर में हरेक व्यक्ति, ठीक है, हर एक व्यक्ति संविधान के नजर में, यानी उन्होंने फ्रांस के लिए पर्सनल संविधान बताया, ठीक है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक उपचार लागू किए, समान नागरिक संहिता, ठीक है, लुई 18वां ने। तो ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, जब लुई 18वां ने अच्छा काम करने लगा जनता के लिए, तो जनता में राष्ट्रवाद की भावना उजागी, ठीक है। तो इसको देखकर मेटरनिक घबरा गया। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक था, यानी ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री। तो उसको देख के घबरा गया और घबरा के बोला कि देखो, बोला कि लुई 18वां अगर रहा शासन में, लुई 18वां रहा शासन में, तो फ्रांस में पुनः राष्ट्रवाद की भावना उठ जाएगी। अगर फ्रांस में पुनः राष्ट्रवाद की भावना उठ गया तो फिर यूरोप में भी राष्ट्रवाद की भावना उठ जाएगी। तो इस कारण उन्होंने कहा कि लुई 18वां को हटा दिया, और लुई 18वां का हटाकर उसका सेकेंड राजा वहां का कौन बना है, चार्ल्स दशम। ध्यान रखिएगा, लुई 18वां के बाद वहां का राजा कौन बना था, चार्ल्स दशम। यह हम आपको अंतिम में बताएंगे, या किस क्रांति के बारे में आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड राजा कौन बना, तो चार्ल्स दशम बना, ठीक है। कौन बना, चार्ल्स दशम, ठीक है। चार्ल्स दशम क्या था, इसका क्या नीति थी, क्या नीति नहीं थी, इसके बारे में समझते थे, ठीक है। तो चार्ल्स दशम क्या था, प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, ठीक है। कैसा व्यक्ति था, प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी व्यक्ति उसे कहते हैं जो आप पर क्या करे, प्रतिक्रिया करे, आपको दबाने की कोशिश करे, राष्ट्रवाद की भावना को ना उजागर करने, आपको सामाजिक आर्थिक रूप से कोई भी सहायता ना दे, उसे बोलते हैं प्रतिक्रियावादी। और निरंकुश था, मतलब लोगों पर क्या करता था, वह अंकुश लगाता था, लोगों को मारता था, और उसको अपना शासन में अधिक, मतलब कि अपने शासन में उच्च जाति वाले लोगों को क्या करता था, ज्यादा सहायता प्रदान करता था, और नीचे वाला पर क्या करता था, अत्याचार करता था, ठीक है, निरंकुश मतलब। अब देखिए उसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था राष्ट्रवाद की भावना को दबाना, मतलब राष्ट्रवाद की भावना को पूरा दबाना। और राष्ट्रवाद की डिफिनेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, उसको पूरा डिटेल में जाके बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट 1 का, ठीक है, पार्ट 1 का, उसमें आपको राष्ट्रवाद का डिफिनेशन है, यूरोप
यूरोप क्या है क्या नहीं है, जैसे हमने क्विक रिवीजन किया इस साइड, उस तरह से आपको वहां पे जाइए। हर एक क्लास में स्टार्ट होने के पहले पिछला क्लास वाला का हम रिवीजन करवाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चार्ल्स दसम, ठीक है, तो चार्ल्स दसम, ठीक है, चार्ल्स दसम राजा बना तो चांसलर तो होना चाहिए ना, चांसलर यानी प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और उसके नीचे क्या है, प्रधानमंत्री है, उसी तरह चांसलर आपका राजा, इसको मान लीजिए राष्ट्रपति है, राजा क्या हो गया राष्ट्रपति, तो उसका प्रधानमंत्री होबे करेगा। तो चांसलर कौन बनाया, चांसलर किसे नियुक्त किया, तो तो देखिए पॉलीगनेक, ठीक है, पॉलीगनेक क्या था, तो पॉलीगनेक को किसने चांसलर नियुक्त किया, तो चार्ल्स दसम ने। किसने नियुक्त किया था, चार्ल्स दसम, बोलिएगा चार्ल्स दसम। और चार्ल्स दसम के पहले राजा कौन था, तो लुई 18। लास्ट में आपको रिवीजन कराएंगे, एकदम दिमाग में जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से आपका पॉलीगनेक बन गया। अब पॉलीगनेक के बारे में जान लेते हैं, यह कैसा व्यक्ति था, इसका आचरण कैसा था, इसका व्यवहार कैसा था, लोगों के प्रति कैसे सोच रखता था, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या था, तो ये भी क्या था, इससे ज्यादा प्रतिक्रियावादी था। इससे क्या था, ज्यादा था, मतलब इससे ज्यादा लोगों पर यह अत्याचार करता था। और क्या करता था, इसने क्या किया था, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता जो किसने लागू किया था, ध्यान पाइए, किसने लागू किया था, लुई 18वां ने लागू किया था। किसने लागू किया था, लुई 18वां ने। उसको क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस का अर्थ क्या है, हटा दिया। हटा के उसने क्या किया, शक्तिशाली अभिजात वर्ग, शक्तिशाली अभिजात वर्ग मतलब क्या होता है, उसने अपने साथ उच्च कास्ट वाले लोगों, बुद्धिजीवों को रखना, बुद्धिजीवी नहीं कह सकते, उसको क्या करेंगे, पैसा वाले लोगों, पूंजीवादी लोगों को रखना पसंद किया। क्या किया, उसने पूंजीवादी लोगों को अपने साथ रखना पसंद किया। और क्या किया, पूंजीवाद को रखना पसंद किया, और नीचे कास्ट वाले लोगों को वो अपने साथ नहीं रखना पसंद किया, उसको कम अधिकार दिया, और पूंजीवादी लोगों को ज्यादा अधिकार दिया, क्योंकि समान नागरिक संहिता उसने हटा दिया, ठीक है। अब देखिए, जब इतना अत्याचार किसी, आपको मान के चले फॉर एग्जाम्पल, आप पर कोई बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है, ठीक है, बहुत अत्याचार कर रहा है, आपको मतलब कि पढ़ रहे हैं तो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, फिर आपको खेल रहा है तो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ज्यादा अत्याचार कर रहा है तो उस पर आप करिएगा ना, अपना एक्शन लीजिएगा ना। उसी तरह का हुआ, तो जब जनता पर इन्होंने यहां से इन्होंने अत्याचार करना स्टार्ट किया, चार्ल्स दसम ने और पॉलीगनेक ने, ठीक है, तो इन्होंने अत्याचार किया, तो वहां पर क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि फ्रांस में गृह युद्ध कंपटीशन में भी पूछता है मेरे दोस्त, फ्रांस में गृह युद्ध कब हुआ था, तो 28 जून 1830 में, जिसे क्या बोला जाता है, जुलाई 1830 की क्रांति। पूछिएगा कि सर ये तो जुलाई में, वो जून में हुआ था, तो आप जुलाई का हल बोल रहे हैं, ठीक है। तो अंतिम डेट में हुआ था, 28 जून हुआ, चला था जुलाई में चला था, इस कारण उसे जुलाई की 1830 की क्रांति बोला जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि सन जुलाई की क्रांति, फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के कारणों को लिखे 5 नंबर में पूछता है, ठीक है, कितना नंबर में पूछता है, 5 नंबर में। तो इस तरह से लिखिएगा कि वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में पुनः उर्वो राजवंश की स्थापना हुई, एकदम स्टेप वाइज लिखिए, सन, इसी तरह से लिखिए, सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में पुनः उर्वो राजवंश की स्थापना। कौन राजवंश, बोलिएगा, मुंह से बोलिएगा, जवान मुंह बंद मत रखिए, ठीक है, उर्वो राजवंश की स्थापना हुई, उर्वो राजवंश की स्थापना हुई, जिसका पहला शासक जो उर्वो राजवंश की स्थापना हुई, उसके बाद मेटरनिक ने फ्रांस का राजा किसे चुना, लुई 18वां को चुना। किसे चुना, लुई 18वां को। लुई 18वां ने समान नागरिक संहिता लागू किया और संवैधानिक उपचार जारी किया, ठीक है, क्या जारी किया, समान नागरिक संहिता, क्या लिखा, समान नागरिक संहिता जारी किया और संवैधानिक उपचार लागू किए, ठीक है। उसके बाद लुई 18वां के काम को देखते हुए मेटरनिक ने उसे उसके पद से हटा दिया और उसको किसके नियुक्त किया, चार्ल्स दसम को। किसको नियुक्त किया, चार्ल्स दसम को, बोलिए, ठीक है, चार्ल्स दसम को, जो क्या था, प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था और निर्कुश शासक था, ठीक है। कैसा शासक था, लोगों पर अत्याचार करता था, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स दसम ने, जब यहाँ पे यह क्या था, राजा था, यहाँ पे राजा का काम कौन करता है इंडिया में, राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति अपना प्रधानमंत्री चुनवे न करेगा, तो चार्ल्स दसम किसे चांसलर नियुक्त किया, प्लोगनिक किया। प्लोगनिक कैसा व्यक्ति था, तो प्लोगनिक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था और समान नागरिक संहिता को उसने हटा
हटाकर क्या लागू किया, शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग, मतलब कि अपने साथ वह पूंजीवादी लोगों को रखना पसंद करता था और नीचे वाले लोगों को वह उसके कम अधिकार दिया और पूंजीवादी लोगों को ज्यादा अधिकार दिया। इसको मद्देनजर देखते हुए लोगों ने को लगा कि ऐसा राजा हमारे लिए अच्छा नहीं है। इस कारण गृह हुआ फ्रांस में गृह युद्ध 28 जून 1830 को हुआ, जिसे जुलाई की 1800, इतना लिख के ये हम गारंटी से आपको टोक के कर रहे हैं। 1805 में 5 आपको देने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए अब यहां से पूछेगा कि सर चार्ल्स दशम के साथ क्या हुआ 1830 की क्रांति के बाद। तो देखिए अधिकतर इस चैप्टर में देखिएगा तो जिस पर भी अत्याचार होता था वह कहां भाग के चला जाता था, ठीक है, इंग्लैंड भाग के चला जाता, ठीक है, इंग्लैंड भाग जाता था, ठीक है, इंग्लैंड भाग के चला जाता था, ठीक है। तो यह हुआ 1830 की क्रांति का कारण। अब देखते हैं 1848 की क्रांति, ठीक है। तो उसको वीडियो को पॉज करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। किस पर बढ़ते हैं, 1848 1830 हमने समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। तो देखिए 1830 की क्रांति हमने देख लिया, ठीक है। दो को इंपॉर्टेंट होता है, फ्रांस में 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे इतना ही पढ़ना है। फ्रांस की क्रांति डीपली में कहां पढ़ना था, तो आपको 9th में पढ़ना था। हमें उम्मीद है कि आपने पूरा पढ़ रखा होगा और पूरा जानकारी हासिल करके रखा होगा। यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया। अब चलिए देख लेते हैं 1848। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस का राजा, ठीक है, कौन बना, ठीक है, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कौन बना, तो लुई फिलिप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लुई फिलिप, ठीक है, लुई फिलिप भी बोलिए या लुई फिलिप भी बोलिए, ठीक है। वहां पर कौन बना था, तो लुई 18 बना था, यहाँ पे क्या बना, लुई फिलिप, ठीक है। ये पूछेगा कि वो राजवंश खत्म हो गया, ये कौन वंश है, तो आलियंस वंश है, ठीक है, आलियंस, ठीक है। रुकिए 1 मिनट देख लेते हैं, ठीक है, क्या था आलियंस, ठीक है, कैसे लिखाएगा, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। आलियंस, ठीक है, आलियंस वो राजवंश, ठीक है, आलियंस राजवंश, ठीक है। नाम बोलने में लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। आलियंस वंश कौन था राजवंश, ध्यान रखिएगा, आलियंस राजवंश, ठीक है। वहां पे कौन राजवंश था, तो बुर्बो। तो पूछेगा आपको 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में कौन सी राजवंश की स्थापना हुई, तो बोलिए आलियंस राजवंश, ठीक है। आपको शुरू से लास्ट में हम क्वेश्चन आपको 10-20 को क्वेश्चन करवाएंगे, उसको कीजिए एकदम कैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद यह राजा बना तो प्रधानमंत्री तो चुनबे करेगा, जैसे वहां पे गीजो ने चुना था, किसको चुना था, गीजो ने प्लोगिनेको को चुना था, उसी तरह यहाँ पे प्रधानमंत्री चुनबे करेगा। तो प्रधानमंत्री किसे चुना, गीजो को चुना, ठीक है, गीजो को चुना, ठीक है। कितना में चुना, तो 1840 में चुना, किसमें कितना में चुना, तो 1840 में। ध्यान रखिएगा, आपको डेट के साथ में सब एनसीईआरटी से उठा है, आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह कैसा व्यक्ति था, तो कट्टर प्रतिक्रियावादी, जैसे वहां पे भी था, कौन था, गीजो था और प्लोगिनेको था, तो उसी तरह यहाँ पे भी यह क्या था, तो कट्टर था, ठीक है। यह किसका, पूंजीवादी लोगों को रखना पसंद करता था। तो पूछिएगा कि सर लुई फिलिप वही काम कर रहा है जब वह करता था, जॉन कौन करता था, चार्ल्स दशम करता था और प्लोगिनेको, तो इसको कैसे जनता रखेगा, ठीक है। तो लुई फिलिप मतलब कि क्या होता है, किसी के एथी में आ जाना, ठीक है, मतलब कि अपना एथी खो देना, उसके बाद किया था, ठीक है। लुई फिलिप है छोटे स्तर के लोगों को बहुत सहायता करता था, ठीक है, निम्न स्तर को लोगों को बहुत सहायता करता था। इस कारण पूंजीवादी लोगों को घाटा होता था, तो पूंजीवादी लोगों ने सोचा कि यह रहेगा, तो वह क्या किया, पूंजीवादी लोगों को खुश करने के लिए लुई फिलिप ने गीजो को 1840 ईस्वी में क्या चुना, प्रधानमंत्री बस में आकर, ठीक है, मतलब कि वो कष्ट में आके उन्होंने चुना था गीजो को। तो यह क्या था, प्रतिक्रियावादी और पूंजी वाले लोगों को अपने साथ रखना पसंद करता था। तो यह क्या हुआ, तो यहाँ पे भी तो यह प्रतिक्रियावादी दिखाने लगा, तो जनता खुश रहेगा, नहीं रहेगा, जनता हमेशा खुश नहीं रहा। जब वहां पे प्लोगिनेको के साथ खुश रहा तो नहीं रहा, तो इस कारण उसने क्या किया, इसको भगाने के लिए सबने भूख हड़ताल कर दिया, ठीक है, सभी जनता ने क्या कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया। तो उसको क्या हुआ, भूख हड़ताल जिसमें बहुत लोग मारे जा रहे थे, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए थियसस नामक व्यक्ति ने, किसने, थियसस नामक व्यक्ति ने 1848 में 22 फरवरी 1848 में क्या किया, विशाल भोज का आयोजन किया। मतलब कि पहले लोगों को खिलाया, क्या किया, लोगों को खिलाया, उसके बाद हड़ताल पर ले गया, ठीक है। भूख में हड़ताल होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, तो विशाल भोज का पहले आयोजन किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, किसने आयोजन किया, तो थियसस ने आयोजन किया। कब किया, तो 22 फरवरी 1848 को किया, ठीक है। कब किया, तो 22 फरवरी 1848 को किया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फ्रांस की क्या हुआ, तो ईस्वी वंश की क्या हुआ, समाप्ति हुई, आलियंस राजवंश।
तो उसके बाद पूछेगा कि लुई फिलिप का क्या हुआ सर, ठीक है। तो लुई फिलिप भाग कर कहा गया, इंग्लैंड गया, ठीक है। इंग्लैंड भाग के चला गया, कब भाग के गया, तो 24 फरवरी को भाग गया, ठीक है। कब भाग गया, तो 24 फरवरी 1848 को भाग के कहा भागा, इंग्लैंड भागा। जिस तरह से वहां पर कौन भागा था, तो वहां पर चार्ल्स कौन भागा था, सॉरी वहां पे कौन भागा था, चार्ल्स दसम भागा था। उसी तरह यहाँ पे भी भाग के कहा भाग गया, तो कहा भाग गया, तो इंग्लैंड भाग गया, ठीक है। तो लुई फिलिप, तो आइए खाली आपको रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। शुरू से लेके आपको क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बताते चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा, उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आएगा। खाली अपने से लिखने का कोशिश कीजिएगा, रिपीट वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं शुरू से, हमें बताइएगा वियना सम्मेलन कब हुआ था, स्पीड में करेंगे, ठीक है। वियना सम्मेलन कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए, आपको बताना है कब हुआ था। 1815 में। इसका अध्यक्ष कौन था, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। अध्यक्ष कौन था, तो मेटरनिक था, मेटरनिक था, क्या था, मेटरनिक, मेटरनिक, ठीक है, मेटरनिक था। यह कहाँ का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का, ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया का राजधानी जल्द से बताएंगे, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक है। तो मेटरनिक हो गया, मेटरनिक ने क्या चाहता था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था वियना सम्मेलन का फ्रांस में पुनः बुर्बो राजवंश की स्थापना, तो बुर्बो राज की स्थापना किया, ठीक है। कौन बुर्बो राजवंश का पुनः स्थापना हुआ, तो बुर्बो राजवंश का पुनः स्थापना हुआ, कब हुआ, ठीक है। बुर्बो राजवंश की स्थापना हुआ। इसका पहला राजा किसने नियुक्त किया, तो लुई 18वां का। लुई 18वां कैसा व्यक्ति था, तो समान नागरिक संहिता इन्होंने लागू किया और संवैधानिक उपचार लागू किए, ठीक है। तो लुई 18वां के बाद इसको देखते हुए मेटरनिक ने, इसके काम को देखते हुए मेटरनिक ने हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि यह राष्ट्रवाद की भावना को उजागर कर रहा था। लुई 18वां को हटाने के बाद वहां का राजा कौन बना, तो चार्ल्स दसम। कौन बना, चार्ल्स दसम, ठीक है। चार्ल्स दसम, यह 10 का साइन है, चार्ल्स दसम बना, ठीक है। चार्ल्स दसम यह कैसा था, प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। तो चार्ल्स दसम ने अपना प्रधानमंत्री यानी चार्ल्स दसम ने अपना चांसलर किसे नियुक्त किया, तो पोली, ठीक है, शब्दों पर नहीं जाता है, प्लोगिनो को नियुक्त किया, ठीक है। किसे नियुक्त किया, प्लोगिनो को नियुक्त किया था। इन्होंने भी बहुत कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, तो इसको देखते हुए लोगों ने हड़ताल किया। फ्रांस में गृह युद्ध कब हुआ था, 28 जून 1838 को हुआ था, ठीक है। 30 को इसके बाद क्या हुआ, तो फ्रांस का सन 1830 की क्रांति के नाम में जानने लगा, ठीक है। तो 1830 की क्रांति के बाद वहां का राजा कौन बना, तो वहां का राजा लुई फिलिप बना। किस राजवंश का था, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आलेंस राजवंश का था, ठीक है। आलेंस राजवंश का था, ठीक है। इन्होंने पूंजीवादियों लोगों को खुश करने के लिए किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो गीजो को कब किया, 1840 में। एकदम रट जाना है आपको, एकदम रटना नहीं है, समझ के आपको रट जाना है, वही कह रहा है, ठीक है। तो गीजो को नियुक्त किया। गीजो क्या था, प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। इसको रोकने के लिए सभी क्या हुए, भूख हड़ताल में बैठे। तो लोगों को खिलाने के लिए इन्होंने क्या किया, किसने, तो थियसस ने विशाल भोज का आयोजन कब किया, तो 22 फरवरी कितना को 1848 का विशाल भोज का आयोजन किया, ठीक है। उसके बाद विशाल भोज के आयोजन के बाद हड़ताल हुआ। उसके बाद 24 फरवरी को भाग कर कहा भाग गया लुई फिलिप, तो कहां भाग के चला गया, तो इंग्लैंड भाग के चला गया। मेनली यही वीडियो था। हमें उम्मीद है कि आपको पूरा एकदम हमको दिल से लग रहा होगा कि आपको 100% समझ में आया होगा। तो खाली आप लोग क्या कीजिए, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए दोस्त। लाइक का बटन हमें खुशी मिल जाएगा, सब्सक्राइब और प्यारा कमेंट आना चाहिए कि जी सर हमको समझ में आ गया। और अगर पूरा समझ आ गया होगा तो खाली दोस्तों का भी भला कर दीजिए, क्योंकि आप पृथ्वी, हम अपना भारत देश सभी को क्या रहना है, मिलजुल कर रहना है। तो दोस्तों क्या करना था, पहले जान लेते हैं इटली का है। तो इटली आपका क्या है, एक यूरोपीय देश है। कैसा देश है, तो यूरोप का एक देश है। शुरू में आपको यूरोप पढ़ाए थे तो उसी में बताए थे, ठीक है। यूरोप का एक देश है, ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ है, पूछिएगा कि सर इसका राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी आपको शुरू में बताया कहाँ है, तो इसका राजधानी रोम है। इटली क्या है, तो एक यूरोपीय देश है। इसका राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी रोम है। कहाँ है बोलिएगा, रोम है, ठीक है। अब चलिए इटली का एकीकरण, जैसे कि भारत का एकीकरण उसी तरह इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण में कोनो ना कोनो एगो राज्य प्रमुख भूमिका निभाया होगा, वहां के राज्य भूमिका निभाए होंगे। तो वहां का सबसे समृद्ध मतलब सबसे विकसित राज्य और निभाया उसमें भूमिका कौन, तो सर्डिनिया पीडमाउंट, ठीक है। नाम अजीब है लेकिन इसको ध्यान रखना है, किस है, ठीक है। समृद्ध राज्य मतलब वहां का इटली के एकीकरण में समृद्ध राज्य, जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया राज्य कौन था, तो सर्डिनिया पीडमाउंट
था, ठीक है। चौथा सर्डानिया पीडमाउंट, जिसका शासक कौन था, ठीक है, जिसका शासक बोला जाता, शासक कौन था, तो विक्टर इमैनुअल, ठीक है। कौन था, विक्टर इमैनुअल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सर्डानिया पीडमाउंट समृद्ध राज्य कौन सा इटली के एकीकरण में, तो सर्डानिया पीडमाउंट, उसका शासक कौन, तो विक्टर इमैनुअल, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, तो एकीकरण में तो विक्टर इमैनुअल का कहाँ कहाँ काम है उसको देखेंगे, ठीक है। देखिए इटली के एकीकरण में 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। चौथा विक्टर इमैनुअल भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही काउंट काबोट को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें 3 लोग कौन कौन थे, तो देखिए पहला नंबर पर आए मेजनी साहब है, दूसरा पर आए काउंट काबोट और तीसरा पर आया गैरिबाल्डी, ठीक है। तीनों एकदम एक दूसरे से रूप से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं आपको हम बताते हैं। देखिए तो पहला में आपका कौन है, मेजनी है। क्या है, मेजनी, ठीक है। या क्या थे, तो प्रसिद्ध साहित्यकार, ठीक है, साहित्यकार थे। फिर क्या थे, योग्य सेनापति, ठीक है, एक सेनापति भी थे, मतलब इनमें सब गुण पाए जाते, ठीक है। गणतंत्रवादी थे, मतलब राष्ट्रवादी भी थे, गणतंत्रवादी जिसे राष्ट्रवादी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहते थे, लिखिएगा मेजनी के बारे में पूछता है, मेजनी कौन था, ठीक है। तो बोलिएगा मेजनी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, योग्य सेनापति थे, गणतंत्रवादी थे, जिसे राष्ट्रवादी भी बोल सकते हैं। इन्होंने 1831 में क्या किया था, 1831 बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यंग इटली की स्थापना मेजनी ने कब किया था, तो 1831 में। ध्यान रखिएगा कब किया था, तो 1831 में। यंग यूरोप, ठीक है, यंग इटली 1831, यंग यूरोप कब हुआ था, तो यंग यूरोप 1834। आपसे पूछेगा कि मेजनी ने यंग इटली का स्थापना कब किया था, तो 1831। यंग यूरोप का कब किया था, तो 1834, ठीक है। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। किससे था, कार्बोनरी। अब पूछेगा कि सर कार्बोनरी क्या है, तो आप यहाँ पे पहले ध्यान रखिएगा कार्बोनरी क्या है। तो कार्बोनरी एक गुप्त रूप से छापे मारने वाली सेना थी, ठीक है। क्या थी, गुप्त रूप से छापेमार युद्ध करती थी, ठीक है। छापेमार युद्ध करती मतलब कि गुप्त रूप से, जिसे कोई भी भनक ना लगे, उस पर शासन कौन कर रहे थे, इटली पर। यहाँ से आपको बता दें इटली पर कौन शासन कर रहा था, तो ऑस्ट्रिया कर रहा था। कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिक शुरू में बताते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया को भनक नहीं लगने दे, इसी को बोला जाता है कार्बोनरी, एक संस्था के गुप्त रूप से युद्ध करना, ठीक है। तो कार्बोनरी क्या था, तो गुप्त रूप से युद्ध करने वाला एक क्या था, संगठन था, ठीक है, जिसका संबंध किससे था, तो मेजनी। तो बार बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आपसे अंतिम में पूछेंगे, ठीक है। 10 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे आपको, देखिएगा कब। तो आपसे अगर हम पूछे कि मेजनी कौन था, पूछता है 2 नंबर में मेजनी कौन था, तो बोलिएगा मेजनी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मेजनी एक प्रसिद्ध साहित्यकार, योग्य सेनापति, गणतंत्रवादी था, ठीक है। इन्होंने 1831 में यंग इटली का स्थापना किया, 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया। इनका संबंध कार्बोनरी से था। कार्बोनरी एक गुप्त रूप से छापेमार करने वाला सेना संगठन था, ठीक है, जिसका स्थापना कब हुआ था, कार्बोनरी का स्थापना, ध्यान रखिएगा बार बार पूछता है, यह भी पूछता है कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था, तो 1810 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था, 1810 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए काउंट काबू, ठीक है। कौन है, काउंट काबू, ठीक है। मेजनी, आप पूछेगा कि सर मेजनी के बाद काउंट काबू का है, ठीक है। मेजनी ही ने काहे नहीं इटली का एकीकरण कर दिया, तो जब भनक लग गया, गुप्त रूप से हो रहा था, तो भनक लग गया, ठीक है। किसको भनक लग गया, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक को, ठीक है, कि मेजनी क्या कर रहा है, तो इटली में एकीकरण का क्या कर रहा है, ठीक है, फायदा कर रहा है इटली के एकीकरण में, कि भूमिका राष्ट्रवादी भावना जगा रहा है, ठीक है। तो उसको भनक लग गया, तो भनक लग गया तो उन्होंने क्या कर दिया, मेजनी पर चढ़ाई कर दिया। क्या कर दिया, मेजनी पर चढ़ाई कर दिया। इस कारण मेजनी भागकर कहाँ चला गया, इंग्लैंड भाग गया, ठीक है। आपको हम बताएं कि इसमें अधिकतर कहाँ लोग भागेंगे, तो इंग्लैंड भागेंगे, ठीक है। तो मेजनी पर जब चढ़ाई हुआ तो क्या हुआ, भाग गया। अब देखिए अब आता है सेकंड नंबर, ठीक है, काउंट काबू। कौन आता है, काउंट काबू। तो सर्डानिया पीडमाउंट का राजा विक्टर इमैनुअल, ठीक है। कौन था, समृद्ध राज्य कौन था, तो सर्डानिया पीडमाउंट, जिसका शासक क्या था, विक्टर इमैनुअल, ठीक है। तो विक्टर इमैनुअल ने क्या किया, तो इसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया, काउंट काबू को उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया, ठीक है। जैसे कि वहां पे हमने देखा था कि गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त क्यों किया था, तो लुई फिलिप नियुक्त किया था। उसी तरह यहाँ पे काउंट काबू को प्रधानमंत्री, पूछता है काउंट काबू को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था, तो किसने किया था, विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल कौन था, तो विक्टर इमैनुअल सर्डिनिया पीडमाउंट का राजा था। सर्डिनिया पीडमाउंट क्या था, तो सर्डिनिया पीडमाउंट इटली का
का एक समृद्ध राज्य था। ठीक है, चलिए उसके बाद इसे प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया? तो विक्टर इमैनुअल ने। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे पढ़े थे कि मेजनी क्या था? प्रसिद्ध साहित्यकार। तो काउंट का वो क्या था? कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ। मतलब कूटनीतिज्ञ मतलब क्या होता है? जैसे आपको कोई भड़का दे, ठीक है, उसके प्रति भड़का दे और वह बीच में काम करे। ठीक है, जैसे दो को दोस्त है, ठीक है, उसके एक के आदमी को भड़का दे, दूसरा से झगड़ा करवा दे, उसी तरह। ठीक है, कूटनीतिज्ञ बोला जाता है। ठीक है, तो यह क्या था? कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, चलिए यह इटली का एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा किसको मानता था? तो ऑस्ट्रिया के, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने इस पर क्या किया था? कब्जा किया था। तो बाधा उसी को न मानेंगे। जैसे भारत का एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा कौन था? तो कौन था बोलिएगा? अंग्रेज थे, यानी इंग्लैंड के, ब्रिटेन के लोग थे। ठीक है, ब्रिटेन था। उसी तरह ऑस्ट्रिया क्या था? किसका बाधा था? तो ऑस्ट्रिया इटली का बाधा था। ठीक है, एकीकरण का। तो देखिए बाधा था। तो एक हाल क्या हुआ? तो 1853 और 54 में किसके बीच युद्ध चल रहा था? ठीक है, क्रीमिया का युद्ध बोला जाता है जिसे। किसके बीच युद्ध चल रहा था? तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध चल रहा था। ठीक है, क्या चल रहा था? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ? बिना पूछले क्या किया? इसी को कूटनीतिज्ञ बोला जाता है। जैसे दो दोस्त झगड़ रहे हैं, ठीक है, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, मान लीजिए फर्स्ट दोस्त और सेकंड दोस्त। ठीक है, दो को दोस्त झगड़ रहे हैं, तो इसमें क्या किया? बिना मतलब का काउंट का वो जाके फ्रांस का सहयोग किया। फ्रांस नहीं कहा कि आके हमारा सहयोग करो, ठीक है, नहीं कहा कि आके मेरा सहायता करो, लेकिन क्या किया? काम का वो जाके इसमें क्या किया? इसका सहायता कर दिया। जब इसका सहायता करेगा तो ऑस्ट्रिया आग बबूला होगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? इसका दोस्त बन जाएगा। क्या कर बन जाएगा? दोस्त बन जाएगा। फ्रांस का क्या बन जाएगा? दोस्त। ठीक है, तो क्या हुआ? काउंट का वोट जाके इसका सहयोग किया, तो ऑस्ट्रिया का बुरी तरह से हार हुआ। ठीक है, तो पूछेगा कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1853 और 1854 के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के। जिसमें क्या हुआ? तो काउंट का वोट बिना पूछे हुए फ्रांस का सहयोग कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? सहयोग कर दिया। ठीक है, तो क्रीमिया के युद्ध, तो जब फ्रांस इसका दोस्त बन गया, तो अब देखिए दो को दोस्त, एक दोस्त, तो जीतेगा कौन? दो को दोस्त वाला जीतेगा, क्योंकि वह मार के उसको मुआ देगा। ठीक है, मार के उसका देह तोड़ देगा। ठीक है, उसी तरह तो यहाँ पे यह दोस्त कौन बन गए? फ्रांस बन गया, और प्लस में कौन बन गया? यहाँ पे इटली बन गया, यानी काउंट का वो। ठीक है, दो को मिलकर ऑस्ट्रिया को तो आसानी से हरा देगा। तो यही हुआ। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया पर आक्रमण का दोनों ने योजना बनाया। क्या बनाया? क्या किया? ठीक है, यह क्या बनाया? तो योजना बनाया। ठीक है, फ्रांस और इटली। तो देखिए अब क्या होगा? आपका झगड़ा किसका है? इटली का झगड़ा है ऑस्ट्रिया से। ठीक है, ऑस्ट्रिया से झगड़ा है। तो जैसे देखो तीन को दोस्त है, ठीक है, तीन को, एक को, दो को, तीन को। तो जैसे इसका झगड़ा इससे है, ठीक है, यह इससे क्या चाहता है? सहयोग चाहता है। तो यह कोनो ना कोनो फायदा खोजेगा ना, फायदा खोजेगा। उसी तरह इस दोनों में झगड़ा है। ठीक है, ये दोनों में झगड़ा है, तो फायदा खोजेगा। ठीक है, कि मेरा फायदा हो, हम आपको सहयोग करेंगे, तो हमारा सेना का पैसा वैसा सब लगेगा, तो हमारा कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए ना, फ्रांस का फायदा। तो इन्होंने कहा ना, फ्रांस के शासक ने कहा कि देखिए अगर हम आपका एक ही शर्त पर सहयोग करेंगे, जब हम आपको अपना इटली का नीस और सेवाएं, ठीक है, नीस और सेवाएं क्या दे दे? राज्य दे दे। ठीक है, नीस और सेवाई का क्षेत्र दे दे, तबे हम आपको सहयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या कहा? तब पूछेगा कि आपसे एग्जाम में कि फ्रांस ने जब इटली का सहयोग किया था, तो इटली से कौन सा क्षेत्र मांगा था? तो किसका क्षेत्र मांगा था? तो नीस और सेवाई का। ठीक है, इतना पॉइंट आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपको कोई भी नहीं बताएगा इतना डीपली जाके। ठीक है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है। ठीक है, आप लोग खाली एनसीईआरटी रीडिंग जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज जो पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ? फ्रांस का ऑस्ट्रिया पर आक्रमण का योजना बना। फ्रांस और इटली ने योजना बनाया। किस पर किया? ऑस्ट्रिया पर किया। तो उस समय कौन क्या किया? तो फ्रांस ने सहयोग किया, तो कुछ फायदा खोजा। फायदा में क्या खोजा? तो इटली और नीस और सेवाएं का क्षेत्र मांगा। तो देखिए अब यह क्या होगा? इसका मृत्यु हो गया, इसी दर चलने इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, हरा नहीं पाया। ठीक है, सब एकीकरण कर लिए थे लगभग। इटली का एकीकरण आधा से 75%, 80% इन्होंने कर लिया था। ठीक है, मृत्यु का हुआ 1862 में। ठीक है, मृत्यु होने के पश्चात उन्होंने एक आदमी से मिला था। ठीक है, जिनका नाम क्या था? तो गैरीबाल्डी। क्या नाम था? मिला था जो व्यक्ति से, उसका नाम क्या था? गैरीबाल्डी। क्या नाम था? गैरीबाल्डी। ठीक है, जो क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक था। नाविक किसे बोलते हैं? जो नाव चलाता हो उसे नाविक बोलते हैं। ठीक है, नाविक था। वह क्या किया था? अपने संगठन, जैसे अपने अंडर में जो काम करता था उसके अंडर में उसका सहयोग, मतलब उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया, जिसे क्या बोला जाता है?
लाल कुर्ती के नाम से। ठीक है, बहुत वन ऑफ द फेमस सवाल है कि बोलता है कि लाल कुर्ती का स्थापना किसने किया, तो किसने, गैरिबाल्डी। एक आता है लाल सेना, ठीक है, उसको हम रसिया में पढ़ेंगे। ठीक है, रसिया के बारे में पढ़ेंगे, जहां वह 3rd चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो वहां पे पढ़ेंगे लाल सेना का स्थापना ट्रस्टी ने किया था, वहां पे पढ़ेंगे। और लाल कुर्ती का किसने किया था, गैरिबाल्डी ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसने क्या किया, तो सिसिली और नेपल्स का एकीकरण किया। ठीक है, इसने क्या किया, सिसिली और नेपल्स का। और यहाँ पे वो और बात पूछता है आपसे कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, पेशे से नाविक था। 10 को सवाल आपसे पूछते हैं, जल्द से जल्द बताइएगा। इसके पहले आपका 2 नंबर में सवाल कैसे आएगा वो हम बता देते हैं। ठीक है, पहले 5 नंबर वाला बता देते हैं। ठीक है, 5 नंबर में पूछेगा कि इटली का एकीकरण इटली के एकीकरण में मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर का क्या सहयोग था। 5 नंबर का हो गया। 2 नंबर में पूछेगा कि मेजनी कौन था, ठीक है, काउंट काबूर कौन था, गैरिबाल्डी कौन था, तो आसानी से लिख दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए ऑब्जेक्टिव का सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। सवाल पूछते हैं, 10 को पूछेंगे, आपको देखिएगा कि कितना आपको समझे कितना ना समझे। ठीक है, कितना हम आपको पढ़ाने में समृद्ध हो पाए कितना ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए पहला का आपसे पूछते हैं कि इटली का राजधानी कहाँ है, जल्द से जल्द बोलिएगा, मन में बोलिएगा। इटली का राजधानी कहाँ है, तो रोम है। ठीक है, इटली की राजधानी कहाँ है, तो रोम है, रोम है। ठीक है, इटली क्या है, तो एक यूरोपीय देश है। नेक्स्ट सवाल पूछते हैं, इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो इटली का एकीकरण कब हुआ था, 1871 में हुआ था। ठीक है, इटली का एकीकरण कब हुआ था, 1871। इसमें एक चीज ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, गैरिबाल्डी का जीवनी किस भारतीय ने लिखा था, एकदम अंदर से क्वेश्चन है। ठीक है, किसने लिखा था, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है, किसने लिखा था, लाला लाजपत राय। ठीक है, जिन्होंने आपको क्या पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जब पढ़ेंगे ना, वहां पे आपको हम बता देंगे। ठीक है, 28 से कहा था। ठीक है, लाला लाजपत राय के बारे में। ठीक है, अब बोलिएगा कि इटली के एकीकरण में समृद्ध राज्य कौन सा था, तो समृद्ध राज्य हमारा क्या था, तो सडनिया पिडमाउंट। कौन था, सडनिया पिडमाउंट। कौन था, सडनिया पिडमाउंट। वहां का शासक कौन था, जल्द से जल्द बोलिए, शासक कौन था, शासक कौन था, तो विक्टर एमोनियल था। ठीक है, विक्टर एमोनियल। विक्टर एमोनियल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो किसे, काउंट काबूर। किसे किया, काउंट काबूर। ठीक है, काउंट काबूर ने किसका, काउंट काबूर ने फ्रांस और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध हो रहा था तो सहयोग किया। ठीक है, सहयोग किया। अब बोलिएगा हमें काउंट काबूर कैसा था, तो कूटनीतिक किया था। क्या था, कूटनीतिक किया था। जल्द से बोलिएगा, कूटनीतिक। चलिए कब हो गया, 1 2 3 4 5 6 4 पूछता है। ठीक है, मेजनी ने यंग इटली का स्थापना कब किया, मेजनी ने यंग इटली का स्थापना कब हुआ, जल्द से जल्द। इटली पूछ रहा है, यूरोप नहीं, ध्यान से, यंग इटली का स्थापना कब किया था, तो 1831। बोलिएगा 1831। यंग यूरोप 1832। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। ठीक है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। गैरिबाल्डी ने किस संगठन का स्थापना किया, तो लाल कुर्ती का। ठीक है, किसका किया, लाल कुर्ती का। और बोलिएगा हमें कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था, तो 1810 में जिसमें किसके संबंध था। ठीक है, कार्बोनरी से किसका संबंध था, ठीक है, मेजनी का था कि काउंट काबूर था कि गैरिबाल्डी था कि इनमें से कोई नहीं, तो किसका था, मेजनी का था। किसका था, मेजनी का था। ठीक है, तो यही 10 सवाल। जर्मनी का एकीकरण आखिर जर्मनी को किस तरह से एकीकृत किया गया था, इटली का तो देख चुके थे। अगर वो नहीं देखे होंगे वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वन शॉट भी इसका वीडियो आएगा। ठीक है, वन शॉट मतलब सभी वीडियो को एक जगह मर्ज करके आपको डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के और बिना समय गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम हमारा क्या था, यूरोप में राष्ट्रवाद। हमने 3 पार्ट कर चुका है, या चौथा पार्ट हमारा क्या है, तो चौथा पार्ट में हम पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण और इसी में हमें समाप्त कर देंगे यूनान पर के भी। ठीक है, यूनान का भी कैसे एकीकरण हुआ था। तो जर्मनी क्या है, तो एक यूरोपीय देश है। कैसा है, तो यूरोपीय देश है, शुरू में पढ़ाए थे। और राजधानी का है, इसका राजधानी बताइए जल्द से। इसका राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी बर्लिन है। कहाँ है दोस्त, तो बर्लिन है। कहाँ है, बर्लिन। ठीक है, बर्लिन है इसका राजधानी। अब देखिए, अब इतना तो बेसिक जान लिया कि जर्मनी क्या है, तो एक यूरोपीय देश है, इसका राजधानी कहाँ है, बर्लिन है। अब देखिए
क्या था, तो जर्मनी का इतिहास पे चलते हैं। तो जर्मनी ना फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। उसके पहले ना 300 राज्यों में बटा हुआ था। हमारा भारत देश कितना राज्य में है? भारत देश में कितना राज्य है? 29 को। वह कितना में बटा था? सॉरी 28 को। 29 को तो जम्मू एंड कश्मीर हट गया, ठीक है, इस कारण 28 हो गया, वह केंद्र शासित प्रदेश में चल गया। 28 को, ठीक है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। तो उस समय सोचिए उसको कितना में था? 300 में विभाजित था। कितना में था? 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कौन बटा हुआ था? तो जर्मनी। एकदम कहानी की तरह समझिए। कैसे समझिए? कहानी की तरह 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसे क्या हुआ ना 300 राज्य में, ठीक है। तो बहुत 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 घाटा हो रहा था। जर्मनी में बहुत ही थे, और मतलब कुछ राज्य कह रहा था कि राज्य में से कह रहा था कि हम अलग होके वो राज्य बनाएंगे। तो जब 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई, इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आया, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे 39 राज्यों का संघ बनाया। कितना राज्यों का? 39 राज्यों का संघ बनाया। कितना राज्यों का? 39 राज्यों का। किसने बनाया? तो नेपोलियन ने, ठीक है। किसने बनाया? नेपोलियन बोनापार्ट। किसने बनाया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। कितना राज्यों का बनाया था? 39 राज्यों का। कितना राज्यों का? 39 राज्यों का। कितना राज्य थे? 300 थे। उसको एकत्रित करके 39 राज्य को, जिसे जर्मन राइन राज्य संघ बोला जाता है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? किसने कराया था? तो किसने? नेपोलियन बोनापार्ट। अंतिम में 10 प्रश्न पूछेंगे और आज एकदम चैप्टर समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आएगा पहले, उसके बाद सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो कितना राज्यों में विभाग था? 300 राज्यों में था। उसे नेपोलियन बोनापार्ट ने संघ बना के कितना में कर दिया? 39 राज्यों में। जैसे हमने इटली के राज्य में देखा था, इटली के एकीकरण में देखा था कि वहां पे समृद्ध राज्य कौन था? समृद्ध राज्य सर्डिनिया पीडमाउंट था। उसी तरह इसमें भी एक समृद्ध राज्य था जो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उस राज्य का क्या नाम था? तो उस राज्य का नाम था प्रसा। क्या था? प्रसा। देखिए, देखने से कुछ ना होगा, साथे साथे बोलिए, ठीक है। साथे साथे बोलिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और 2 हाली, 1 हाली समझ नहीं है तो 2-3 हाली। 14-15 मिनट का वीडियो, 1-1 घंटा 1.5 घंटा आप लोग फिल्म देखने में बिता देते हैं, और एक 14-15 मिनट का वीडियो आपसे सहा नहीं जा रहा है, तब तक बहुत गलत बात है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रसा, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रसा। प्रसा इज राइट आंसर, ठीक है। समृद्ध राज्य, इसमें जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य कौन थे? तो कौन था? तो प्रसा था, ठीक है। वहां का शासक कौन था? विलियम प्रथम। अब पूछेगा कि सर शुरू से था? तो नहीं, शुरू से नहीं था। इसका एक वंशज था विलियम फ्रेडरिक, ठीक है। फ्रेडरिक, ठीक है, विलियम फ्रेडरिक। उसने इसे चुना था। मृत्यु के पश्चात उसको सभा बुला के सन 1848 में, जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी, ठीक है, सन 1848 शुरू में पढ़ाए थे, 1830-1848, उसी समय बुला के इसको चुना गया था विलियम प्रथम, ठीक है। उसका प्रधानमंत्री का क्या नाम था? इसने अपना प्रधानमंत्री चुना। जैसे सर्डिनिया पीडमाउंट इटली से जोड़िए, ठीक है। सर्डिनिया पीडमाउंट वहां का क्या था? समृद्ध राज्य था। उसका राजा कौन था? तो उसका राजा बोलिए विक्टर इमैनुअल। उसने प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? काउंट का को। उसी तरह विलियम प्रथम का था, वहां का राजा था। तो क्या था? उसे किसने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? बिस्मार्क को। किसने? तो देखिए, बिस्मार्क के जर्मनी के एकीकरण को शुरुआत किया। आपके क्वेश्चन आता है कि विलियम प्रथम के बिना बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण किया जा सकता था? इसी तरह से पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क, ठीक है। उसको क्वेश्चन भी करेंगे, वहां पे आपको बताएंगे, ठीक है। तो यह था कूटनीतिज्ञ, ठीक है। जैसे काउंट का, ठीक है, एकदम सेम एज इट इज चलता है, ठीक है, सेम एज इट इज। उसी तरह से जैसे इटली के एकीकरण में समृद्ध राज्य कौन था? सर्डिनिया पीडमाउंट। जर्मनी के एकीकरण में प्रसा। सर्डिनिया पीडमाउंट का राजा विक्टर इमैनुअल। प्रसा का विलियम प्रथम। प्रसा विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? काउंट का बोर्ड को। विलियम प्रथम ने किसे नियुक्त किया? बिस्मार्क को। विक्टर इमैनुअल कैसा था? काउंट का बोर्ड क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। तो क्या है? सिमिलर चल रहा है एकदम, ठीक है। तो प्रधानमंत्री बिस्मार्क, इसने क्या किया? तो लौह और रक्त का नीति अपनाया, ठीक है। क्या निभाया? लौह तथा रक्त का नीति अपनाया, ठीक है। लौह और रक्त का नीति। तो एग्जाम में 1 नंबर में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि लौह और रक्त का अवलंबन किसने किया? तो किसने किया? बिस्मार्क ने। लौह और रक्त का नीति क्या है? तो इसने प्रसा का सेना का मजबूत किया। प्रसा की सेना को एकदम खा पिया के एकदम पूरा ट्रेनिंग देके पूरा मजबूत किया कि हम क्या करें,
3 गो राज्य था, ठीक है। अब पूछेगा कि सर काहे ला मजबूत कर रहा है, तो वह एकीकृत करने के लिए। उस पर कितने राज्यों का, तो मान के चलिए यह जर्मनी है, ठीक है, आपको समझाते हैं, ठीक है। यह एक जर्मनी है, ठीक है, इस पर 3 गो राज्य अधिकार किए थे। कौन कौन राज्य समझिएगा, सॉरी देश, राज्य नहीं देश, ठीक है। कौन कौन, डेनमार्क, कौन था एगो, डेनमार्क था, एगो था आपका, एगो था ऑस्ट्रिया था, ठीक है। देखिए 3 गो, ठीक है, ऑस्ट्रिया, और एगो था आपका फ्रांस, ठीक है। कौन था, फ्रांस, ठीक है। चलिए कौन कौन था जर्मनी पर, जर्मनी पर एगो था डेनमार्क, एगो था फ्रांस, एगो था ऑस्ट्रिया, ठीक है। 3 गोरा कब्जा जमा के रख लेता, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, एकदम देखिएगा, एकदम कहा जाता है ना कि तुमसे झगड़ा लगा के तुमसे उससे हटवा देंगे, उसी तरह, ठीक है। 3 गो दोस्त है, ठीक है, मान के चले 3 गो दोस्त है, तीनों में से एगो को भटकाएगा, एगो को हराएगा। देखिए कैसे हराएगा, तो देखिए क्या था, तो डेनमार्क ने सेल्सविक और होलिस्टीन पर, ठीक है, जर्मनी के 2 गो राज्य थे, सेल्सविक और होलिस्टीन। बोलिएगा नाम अजीब है, लेकिन आपको क्या है ध्यान रखना है, कौन कौन, सेल्सविक, ठीक है, एगो था, किसने डेनमार्क ने किस पर कब्जा किया था, ठीक है, लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे डेनमार्क ने किस पर कब्जा किया था, तो सेल्सविक, ठीक है, सेल्सविक और होलिस्टीन, ठीक है। तो शब्द पर न जाइएगा, ठीक है, होली, रुकिए 1 मिनट, ठीक है, होलिस्टीन, ठीक है, होलिस्टीन, ठीक है, इसी तरह नाम था, ठीक है। किस पर सेल्सविक और होलिस्टीन पर, ठीक है। 2 गो पर कब्जा किसने किया था, डेनमार्क ने। किसने कब्जा किया था, डेनमार्क ने, ठीक है। तो इसको छुड़ाने के लिए ना क्या किया ना, डेनमार्क पर किस पर कब्जा किया था, सेल्सविक और होलिस्टीन। तो इसको छुड़ाने के लिए ना ऑस्ट्रिया के साथ ही समझौता कर लिया। कहा ना कि अगर हम तुमसे, ठीक है, कहा कि अगर तुम हमारा हेल्प करते हो, क्या करते हो, हेल्प करते हो ऑस्ट्रिया से, कहा कि अगर तुम हेल्प करते हो ना तो हम क्या दे देंगे तुमको हम सेल्सविक दे देंगे, सॉरी तुमको होलिस्टीन दे देंगे, होलिस्टीन तुमको ले जाओ, ठीक है, होलिस्टीन तुम ले जाओ, हम सेल्सविक रख लेंगे। कहा कि और देखिए जर्मनी ने जब ऑस्ट्रिया से कहा कि तुम हमारा सहयोग करो, तो ऑस्ट्रिया ने कहा जब सहयोग कीजिएगा किसी ना किसी को तो क्या खोजिएगा, फायदा थोड़ा बहुत खोजिएगा ना। तो ऑस्ट्रिया कहा कि 2 गो राज्य पर तुम्हारा कब्जा किया है ना, ये 2 गो राज्य पर तुम्हारा कब्जा किया है, तो तुम जब लड़ोगे और जीत जाओगे ना तो हमारे नाम सोलिस्टिगन हो जाएगा, तुम्हारे नाम सेल्सविक, ठीक है। मतलब एक को हम ले लेंगे, एक को तुम ले लेना, ठीक है। तो कहा कि ठीक है। कब हुआ, तो डेनमार्क पर दोनों ने योजना बनाया, तीनों मित्र। तो देखिए केगा फूट डाला, क्या किया, एगो को तो अपने में मिला लिया, क्या कहा, डेनमार्क पर युद्ध मारा। क्या मारा, डेनमार्क पर युद्ध मारा। कब मारा, रुकिएगा, ठीक है, कब मारा, तो सन 1800, हाँ, कब मारा था, सन 1864 में, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन था, 62 और 64 में कंफ्यूजन था, क्लियर, ठीक है। बताएंगे तो एकदम श्योर ही बताएंगे, काहे ला हम गलत बताने जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो डेनमार्क में दोनों ने मिलकर कब मारा, अटैक था 1864 में, ठीक है। किसने मिला, जर्मनी ऑस्ट्रिया। क्या लालच दिया जर्मनी ने, बाद में देखिएगा इहो छीन लेगा इसका, ठीक है। क्या किया गया, इसका यह छीन लेगा, जर्मनी साथे में इसका छीन लेगा, सब छीन लेगा इससे। क्या किया, डेनमार्क ने किन 2 राज्यों पर कब्जा जमाया था, सेल्सविक और होलिस्टीन, ठीक है, सेल्सविक और होलिस्टीन, ठीक है, होलिस्टीन, ठीक है। किस पर, सेल्सविक और होलिस्टीन, ठीक है। चलिए और क्या था, तो क्या था, जब ऑस्ट्रिया से हेल्प मांगा तो ऑस्ट्रिया ने उससे क्या मांगा, कहा कि अगर जीत हुई तो होलिस्टीन मेरा और आपका सेल्सविक, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, डेनमार्क पर हरा दिया लोग 1864 में, तो क्या हुआ, डेनमार्क तब गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। डेनमार्क इस पर कब्जा हट गया, जर्मनी पर किसका कब्जा हट गया। बोल पूछेगा कि जर्मनी और डेनमार्क के बीच युद्ध कब हुआ था, 1864। अब किसका बारी आया, अभी तक दोनों दोस्त है, ठीक है। अब दोनों दोस्त है क्योंकि दोनों मिलकर युद्ध किया था, लेकिन क्या था, कूटनीतिज्ञ था, फूट डालने का पूरा खेला जानता था, ठीक है। क्या किया, अब सोचा कि इसको हराना है, ठीक है। तो क्या किया ना, फ्रांस के लोगों से मिला, ठीक है। क्या किया, फ्रांस के लोगों से मिला, क्या मिला, फ्रांस के लोगों से। अब क्या हुआ, जर्मनी के लोग ना, जर्मनी वाला क्या किया, फ्रांस में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध चलने लगा, ठीक है। मतलब ऑस्ट्रिया का बुराई होने लगा फ्रांस में और जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी के लोगों ने ऑस्ट्रिया का बुराई करना स्टार्ट कर दिया और ऑस्ट्रिया हार पछताते, सोचा कि हमारा खूब बुराई हो रहा है, तो वह क्या किया, हार पछताके क्या किया, इससे युद्ध करना पड़ा। क्या करना, ऑस्ट्रिया से जर्मनी का युद्ध करना पड़ेगा। और उस समय का हुआ तो ये दोनों दोस्त बन गए थे, कौन कौन, जर्मनी और फ्रांस। डेनमार्क पर युद्ध हुआ तो जर्मनी ऑस्ट्रिया फ्रेंड, जब ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया तो फ्रांस और जर्मनी फ्रेंड, ठीक है। तो क्या किया, इस पर युद्ध हुआ 1866 में।
किस मैदान में? तो सेडोवा, ठीक है, सेडोवा, ठीक है। पहिलका का हुआ था 1864 में डेनमार्क पर युद्ध किया था। कौन कौन मिला था? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया। एक वो ट्रेंगल के माध्यम से अंतिम में आपको समझा देंगे, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस मिले थे, ठीक है। किस पर आक्रमण किया? ऑस्ट्रिया पर, ठीक है। जर्मनी में फ्रांस के लोगों का बड़ाई हो रहा था और ऑस्ट्रिया के लोगों को बुराई हो रहा था। इस कारण ऑस्ट्रिया का राजा खौला के पूरा का 1864 में सोडोवा के मैदान में युद्ध हुआ जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच, जिसमें पराजय किसका हुआ? ऑस्ट्रिया का। विजेता कौन हुआ? तो जर्मनी, क्योंकि दो देश मिलकर एक देश को तो आसानी से हरा देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ? ऑस्ट्रिया यहाँ भी, तो ऑस्ट्रिया का काम तमाम हो गया, ठीक है। किसमें कितना काम तमाम हुआ? 1866 में। किस मैदान में? सेडोवा के मैदान में। अब बचा क्या? फ्रांस बचा, ठीक है। तो ई का हुआ जर्मनी में फ्रांस के बीच युद्ध हुआ। कब हुआ? 1870 में, ठीक है। 1870 में युद्ध हुआ, जिसमें किसका विजय हुआ? तो जर्मनी का विजय हुआ, ठीक है। किसका विजय हुआ? जर्मनी का विजय हुआ, ठीक है। तो देखिए, आपको एगो ट्रेंगल के माध्यम से सिखाते हैं, ठीक है। एगो ट्रेंगल के माध्यम से आसानी से सीख जाइएगा, ठीक है। देखिए, मान के चलिए एक जर्मनी है, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है, जर्मनी है, ठीक है। ऊपर कब्जा किया है डेनमार्क, ठीक है। किसने किया है? डेनमार्क ने। इधर कब्जा किया ऑस्ट्रिया ने, ठीक है। ऑस्ट्रिया ने इधर कब्जा किया आपका किसने? फ्रांस ने, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखिए, डेनमार्क ने किस किस दो राज्यों पर कब्जा किया था? सेल्सिक और होल्स्टीन, ठीक है। चलिए, तो क्या किया? सेल्सिक और होल्स्टीन। तो डेनमार्क पर जब इसने क्या हुआ? जर्मनी का बिस्मार्क था, कूटनीतिज्ञ था, उसने जब डेनमार्क को हराने का सोचा तो वह किसके साथ फ्रेंड बना था? ऑस्ट्रिया के साथ। किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, ठीक है। किसके साथ फ्रेंड किया था? ऑस्ट्रिया के साथ। किसको हराने के लिए? डेनमार्क को हराने के लिए, ठीक है। यह तीर का निशान मतलब फ्रेंड है, ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो डेनमार्क को हराने के लिए, किसको हराने के लिए? डेनमार्क को। कितना में हराया? सन 1864 में हराया। कितना में? 64 में। फ्रेंड किससे बनाया? ऑस्ट्रिया को। जब ऑस्ट्रिया को हराना था तो फ्रेंड किसको बनाया? फ्रांस को। कब हराया ऑस्ट्रिया को? सन 1866 में। किस मैदान में? सेडोवा का मैदान में। किसके मैदान में? सेडोवा का मैदान में। फ्रांस को कब हराया? 1870 में। किसके मैदान में? सेडोन के युद्ध में, ठीक है। पूछेगा सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में। किसके किसके बीच में हुआ था? प्रसा और फ्रांस के बीच में, यानी जर्मनी का ही क्षेत्र था प्रसा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रसा भी लिख सकते हैं, प्रसा भी चलेगा, ठीक है। प्रसा भी चलेगा, जर्मनी भी चलेगा। तो प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था जर्मनी हुआ, ठीक है। तो एक ट्रेंगल के माध्यम से आपको हमने सिखा दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए सेडोन का युद्ध। इसके बाद क्या हुआ? तो कहिएगा किसके समझौता हुआ? तो इसके बाद फ्रैंकफर्ट का समझौता हुआ, ठीक है। फ्रैंकफर्ट, ठीक है। फ्रैंकफर्ट का समझौता हुआ। कब हुआ? 1871 में। फ्रांस और किसके बीच में हुआ था? तो जर्मनी के बीच में हुआ था। तो पूछेगा, बार बार पूछता है क्वेश्चन कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुआ था, ठीक है। तो मेनली यही वीडियो था। इसके में अब देख लेते हैं, थोड़ा बहुत टॉपिक है यूनान के एकीकरण, उसके बाद हमारा यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो को रोकिएगा। यूनान का एकीकरण देख लेते हैं, ठीक है। यूनान का एकीकरण, यूनान क्या था? तो संस्कृति सभ्यता है जो सबसे ज्यादा, अगर यूरोप में देखा जाए प्राचीन में, तो यूरोप में अगर संस्कृति सभ्यता विज्ञान का सबसे ज्यादा विकास हुआ था, तो सबसे ज्यादा विकास कहाँ हुआ था? यूनान में। कहाँ हुआ था दोस्त? तो यूनान में हुआ था, ठीक है। तो इस कारण यूनान को क्या बोला जाता है? यूरोपीय देशों का पालना कहा जाता है, ठीक है। यूनान को यूरोपीय देशों का पालना कहा जाता था प्राचीन में, ठीक है। तो पूछेगा एग्जाम में कि यूरोपीय देशों का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, यूनान पर आखिर कहा जाता था, तो इस पर कब्जा किसने जमाया? तो इस पर कब्जा जमाया था तुर्की ने। किसने जमाया था? तुर्की ने, ठीक है। किसने जमाया था? तो तुर्की ने। कब जमाया था? ये नहीं देखेंगे, जमाया था लेकिन तुर्की ने। क्या हुआ? तो वहां पे यूनान के लोगों को बहुत ज्यादा अत्याचार करता था लोग। क्या करता था लोग? बहुत ज्यादा अत्याचार। मतलब वहां पे आप अगर यूनानी लोगों के विरुद्ध, यूनान के लोग अगर तुर्की के विरुद्ध विद्रोह करेंगे तो उसको ऊपर से एक भीतर छोट कर दिया जाता था, मतलब उसको तलवार से काट दिया जाता था। तब देखिए, जब इतना संस्कृति सभ्यता रूप से विकसित देशों पर जब अत्याचार होगा, तो और यूरोपीय देश तो उस पर अत्याचार हो रहा है तो सहेगा नहीं ना सहेगा। तो क्या हुआ? तो रसिया, ठीक है। रसिया, ब्रिटेन, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रमुख देश, रसिया, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इसे मतलब ब्रिटेन का ही अर्थ होता है इंग्लैंड, ठीक है। तो रसिया, ब्रिटेन
ब्रिटेन, फ्रांस सब मिला और मिलकर क्या किया, तो तुर्की पर आक्रमण किया। ठीक है, तुर्की पर। रशिया और ब्रिटेन देखिएगा तो प्रथम विश्व युद्ध में वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, दोनों के बीच समझौता हुआ था 1826 में। कब हुआ था, 1826 में दोनों ने समझौता किया और कहा कि तुर्की को मार के हमको बेलगा देना है। ठीक है, कहां से बेलगा देना है, यूनान से। तीनों ने समझौता कर लिया 1829 तक। ठीक है, 1828 तक दोनों ने समझौता तीनों ने किया और 1828 में क्या किया ना, नावरीन के खाड़ी में, ठीक है, नावरीन की खाड़ी में मिलकर दबोच के मारा एकदम पूरा। किसको, तुर्की को। तीनों तरफ से मिला, तुर्की को खूब मारा एकदम पूरा। ठीक है, तुर्की को मारा और यूनान से भगा दिया। ठीक है, इसी तरह क्या हुआ, तो यूनान कब स्वतंत्र राज्य बना, तो 1832 में। तो यूनान कब स्वतंत्र राज्य घोषित हुआ, तो 1832 में। आइए 5-6 सवाल आपसे पूछते हैं, जितना आपको हम पढ़ा है। ठीक है, 5-6 सवाल पूछते हैं। बताइए हमें कि लौ और रक्त की नीति किसने अपनाया। ठीक है, लौ और रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो किसने किया था, बिस्मार्क ने। किसने किया था, बिस्मार्क ने। ठीक है, और हमें बताइए बिस्मार्क को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया, विलियम प्रथम ने। किसने नियुक्त किया, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम कहाँ का राजा था, कहाँ का राजा था, प्रसा। प्रसा क्या है, तो क्या है, तो क्या है, जर्मनी का एक छोटा सा राज्य है। ठीक है, चलिए प्रसा, उसी के साथ देखते हैं, प्रसा हो गया। उसी तरह बताइए हमें कि बिस्मार्क, ठीक है, हो गया। उसके बाद बताइए कि डेनमार्क पर प्रसा ने कब युद्ध मारा था, कब आक्रमण किया था, किसके साथ मिलकर, तो ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर कब आक्रमण किया था, तो सन 1864 में। उसके बाद आपसे हम बताया कि सोडोवा के युद्ध कहाँ हुआ था, सोडोवा का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था और किसके बीच में हुआ था, ऑस्ट्रिया तथा प्रसा के बीच में। प्रसा क्या है, तो जर्मनी का एक राज्य है। कब हुआ था, आपसे पूछे कब हुआ था, तो 1866 में हुआ था। उसी तरह सेडन की क्या है, सोडोवा है, सोडोवा, ध्यान से, सोडोवा, सेडन नहीं बोल रहे। ठीक है, सेडन का युद्ध कब हुआ था, सेडन का युद्ध, तो सेडन का युद्ध 1800 बताइएगा, 66 यहाँ पे 70। ठीक है, 1870 किसके किसके बीच में हुआ था, तो फ्रांस और प्रसा, ठीक है, फ्रांस और प्रसा। ठीक है, फ्रांस और किसके बीच में हुआ था, प्रसा के बीच में, फ्रांस तथा प्रसा के बीच में। ठीक है, कहाँ हुआ था, ठीक है, सेडन में हुआ था। ठीक है, तो यह आपका 10-5 को क्वेश्चन हो गया। आपसे पूछते हैं यूनान स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ, तो 1832 में हुआ। ठीक है, 1832 में हुआ। ठीक है, चलिए 1832 में एक समझौता हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1829 में एंड्रा-नुपुल की संधि हुई थी। ठीक है, बार एग्जाम में पूछता है कि एंड्रा-नुपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो रशिया और तुर्की। ध्यान रखिएगा, किसके किसके बीच में हुआ था, तो रूस तथा तुर्की के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ठीक है, तुर्की के बीच में। इसी के समझौता के बाद यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित 1832 में किया था। ठीक है, तो आपका यूनान में यानी यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, अगर शुरू से आप फॉलो कर रहे होंगे तब। ठीक है, और इसका वन शॉट सभी वीडियो को मर्ज करके डाल देंगे और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का भी वीडियो नेक्स्ट आने वाला है। ठीक है, जस्ट, और उसके बाद सब्जेक्टिव का भी वीडियो डाल दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के साथ, समाजवाद तथा साम्यवाद के साथ। ठीक है, चलिए।